हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद भारत गुप्ता। और अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये देखो कि पिछले साल में पेपर किस तरह का आता है और आपको उस एग्जाम में कितना एक्सेल करना है, किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हम जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज का आज का जो सेशन है वो होगा आरआरबी पीओ के एग्जाम के लिए। आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम के पेपर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर मैं आज आपको लेकर आया हूं, ये 3 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 आरआरबी पीओ प्री का पेपर है। अब इस पेपर में आपके दो ही सेक्शन होते हैं, एक मैथ्स और एक रीजनिंग। तो मैथ्स का एक पूरा पेपर मैं सॉल्व करूंगा और आप देखिएगा किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। राइट, अब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत फास्ट होगा, ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा हो सकता है लंबी वीडियो हो, क्योंकि मुझे आपको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ शॉर्टकट भी बताने पड़ते हैं। तो जब भी मैं इस तरह की क्लासेस आपके साथ लूंगा तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा, बट एग्जाम में अल्टीमेटली आपको टाइम कम लगने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आरआरबी पीओ प्री एग्जाम्स के लिए। तो मेन है 40%, मतलब 80 तो मेन हो गया और बाकी आरआरबी पीओ के प्री एग्जाम को हम मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका हो गया डीआई, फिर आपका हो गया अर्थमेटिक, और एक पार्ट होता है स्पीड मैथ्स। अब एग्जाम में जनरली 3 डीआई के सेट आते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन, और 15 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होंगे, और 10 क्वेश्चंस आपके स्पीड मैथ्स। इसमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आता है। जनरली आरआरबी के पीओ के प्री में अप्रोक्सीमेशन आता है। फिर उसके अलावा सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग या रॉन्ग टर्म, और उसके अलावा क्वाड्रेटिक। तो ये एक जनरल पैटर्न रहता है। आपको 10 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के मिलेंगे, 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक, 3 डीआई सेट। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक पेपर 2024 का। एक्चुअल पेपर है शिफ्ट 1 का। तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक टेबल ग्राफ दे रखी है, इसको समझिए और इसको समझ के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हमारे पास क्या दे रखा है, तालिका को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तालिका 4 नृत्य विद्यालयों में 3 अलग अलग नृत्य शैलियों को सीखने वाले लोगों की संख्या दर्शाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको यहां पर क्या दिख रहा होगा कि भाई हमारे पास 4 स्कूल हैं, ए, बी, सी और डी। अब इसमें टोटल लर्नर्स जो बोल रहा है 200 यहां पर हैं, 150, 200 एंड 100। अब हिप हॉप देखो 3 तरह की शैलियां हैं, डांस की, हिप हॉप है, क्लासिकल एंड जैज है। अब हिप हॉप में तो आपको 60 दे रखे हैं, हर स्कूल के दे रखे हैं नंबर्स, और क्लासिकल और जैज में आपको रेशियो दे रखा है। तो देखो आप एक पैटर्न समझ लो कि अगर हम ए स्कूल की बात करते हैं, अगर ए स्कूल में 200 लर्नर हैं, ठीक है, और उसमें हिप हॉप 60 है, तो अगर जो मैं 60 घटा दूंगा 200 में तो बचेगा 140। अब ये जो 140 लोग बच्चे हैं, बच्चे बच्चे उसमें से क्लासिकल और जैज को 4:3 में सीखने वाले बच्चे हैं। तो ये जो रेशियो आपको दे रखा है ना, ये 140 को 4:3 में डिवाइड करना है। 4 और 3 7, 7 बराबर 140। तो 1 बराबर 20 का मान है। तो अगर 1 20 का मान है तो 4 का मान हो जाएगा 80 और 3 का मान हो जाएगा 60। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये सेट बहुत आसान है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टेबल बनाना। आप लोग सभी लोग जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हो, तो वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस में टेबल बना लिया करो, फिर चेक करना कि जो आपने टेबल बनाई है, जो मैंने बनाई है, उसमें कितना सिमिलरिटी है, कितना डिफरेंस है। चलो टेबल बना लेते हैं। तो याद रखिए कि टेबल बहुत क्लियर बनानी चाहिए, क्योंकि एक टेबल पर बेस आपके सामने 5 क्वेश्चन होंगे। हो सकता है इस टेबल को बनाने में आपको 50 सेकेंड या 1 मिनट लग जाए, लेकिन अल्टीमेट आपको वो बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलो ये मेरी बन गई टेबल। तो देखो हिप हॉप के 60, 200 में से 60 गया, कितना आएगा 140, जिसको मुझे 4 3 में डिवाइड करना है।
कोशिश करिए कि इन चीजों को आप ओरल करिए। एग्जाम में आपको बहुत तेज होना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो चलो 4 3 में डिवाइड करो 140 को, ये हो गया 80, ये हो गया 60। अच्छा, उसके बाद 150 में से 50 घटाओ, बचे 100। 100 को आपको 2 3 में डिवाइड करना है, तो 5 बराबर 100, 1 बराबर 20, तो ये हो गया 40, ये हो गया 60। तो मेरे पास बी स्कूल के भी क्लासिकल और जैज के बच्चे आगे 40 60। अच्छा, इधर देखो 200 में से 80 घटाओ, बचा 120। 120 को 7 5 में डिवाइड करना है, 7 5 बराबर 12, तो 1 का मान हो गया 10, तो ये हो गया 70, ये हो गया 50। तो लिख दो चलो यहां पर 70 एंड 50। अच्छा, अब यहां कितना बचा है? 100 में से 40 गया 60, 60 को 2:1, 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 20, मतलब 40 और 20, ये हो गया 40 और ये हो गया 20। तो अब आपकी टेबल कंप्लीट। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप इस क्वेश्चन को कंसंट्रेशन से करोगे, बहुत डिस्टर्ब हुए बिना करोगे, तो ये जो आपकी टेबल है ये हार्डली आपकी 40 to 50 सेकंड में बन जाने वाली है। अब इस पर बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इस पर बेस पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए टेबल बना के दे दी है। नाउ टेबल बन गई है, क्वेश्चन कर लेते हैं। टेबल हमारे सामने है, क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लर्निंग जैज इन स्कूल ए एंड बी एंड हिप हॉप इन स्कूल सी एंड डी? तो मुझे जैज देखना है स्कूल ए एंड बी में, तो 60 60 120, ये तो हो गया 120, प्लस हिप हॉप इन सी एंड डी, हिप हॉप सी एंड डी ये भी 120 है ना, ये हो गया 240 बटे 4, क्योंकि 4 स्कूल है, तो हो जाएगा 240 बटे 4, 60 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना टाइम लगने वाला है? मतलब बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है, अगर आप सीरियसली एफर्ट देते हो तो ये पेपर बहुत आसानी से आप कर लेते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और याद रखिए, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। स्कूल बी और सी में क्लासिकल क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्कूल बी और सी में क्लासिकल सीखने वाले लोगों की संख्या स्कूल ए और डी में जैज सीखने वाले लोगों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो बी और सी में क्लासिकल है 111 110, और किससे कंपेयर करना है? ए और डी में जैज 80। तो इसका मतलब मुझे पूछ रहा है कि 110 80 से कितना प्रतिशत ज्यादा। तो एक काम करो, आप ये जीरो काट दो, तो 11 का मान 8 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 3 ज्यादा है, और किससे? 8 से। और आपको पता होना चाहिए कि 3/8 का मतलब होता है 37.5। इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो कितना आसानी से हो जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने टेबल बना ली तो क्वेश्चन कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कूल सी में शास्त्रीय संगीत सीखने वालों की संख्या, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल, स्कूल बी में हिप हॉप सीखने संख्या का कितना प्रतिशत है? तो स्कूल सी में शास्त्रीय 70 है, और यहां पर केवल परसेंटेज पूछ रहा है। किससे? स्कूल बी में हिप हॉप 50, तो 70/50 गुना 100, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 140%। आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन। आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आप देखिए कितना इजी वे में आप क्वेश्चन कर लोगे अगर आपने टेबल बना लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कूल बी और सी में जैज सीखने वालों की संख्या, बी और सी में जैज 110, और स्कूल ए में सभी नृत्य शैली को सीखने वाले, ओके सभी मतलब 200, तो 110 और 200 का रेशियो पूछ रहा है 11:20, ये रहा फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है ना। कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको ट्राई करिए। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपको लग सकता है क्योंकि इसमें लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। यदि स्कूल ए में 40% पुरुष शिक्षार्थी हैं, तो स्कूल ए में देखो सबकी बात कर रहा है, 200 के 40% मतलब 80 पुरुष शिक्षार्थी, और कोई भी पुरुष जैज नहीं सीख रहा है। मतलब ये जो जैज में सारी लड़कियां हैं, तो उसी स्कूल में हिप हॉप और क्लासिकल की महिला शिक्षकों की संख्या के बीच अधिकतम अंतर क्या हो सकता है? ना ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे पास, अगर मैं स्कूल ए की बात करता हूं, टोटल है 200, उसमें मेल और फीमेल, तो मेल है 40%, मतलब 80 तो मेल हो गए और बाकी बचा 120 फीमेल हो गए। अच्छा, यहां पर हम एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं। तो यहां पर हमारे पास हो गया हिप हॉप, क्लासिकल एंड जैज। बोल रहा है कि और कोई भी पुरुष जैज नहीं सीख रहा, तो जैज में 0 हो गया, ये बचा 60। अब यहां पर देखो 80
हमारे पास मेल है 120 फीमेल हैं, तो बोल रहा है कि क्लासिकल की महिला संख्या के बीच अधिकतम अंतर, स्कूल में हिप हॉप और क्लासिकल की महिला शिक्षार्थियों की संख्या के बीच अधिकतम अंतर। अब अगर मुझे अधिकतम अंतर करना है, ठीक है, इन दोनों का अंतर अधिकतम करना है, तो कैसे करेंगे? इसका करने का एक ही सिंपल तरीका ये हो सकता है, ठीक है, हमको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास क्लासिकल में 80 है और यहां पर 60 है। तो अब आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे मैनेज करें कि हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस आ जाए, ठीक है। अब देखो, मेरे पास मेल 80 है, अगर मैं ये 80 के 80 मेल क्लासिकल सिखा देता हूं, मुझे डिफरेंस मैक्सिमम करना है, तो बाकी हिप हॉप के लिए मेल बचेंगे नहीं। इसका मतलब 60 यहां पर टोटल हिप हॉप सीख रहे हैं और 0 मैंने मेल कर दिया, तो बच्चे फीमेल 60 हो गई, इधर 80 है ना, ये 60 यहां 0 हो गया, तो हमारा पास सारा डेटा कंप्लीट हो गया। अब देख रहे हो, हिप हॉप में 0 मेल फीमेल मैक्सिमम, इधर 80 मेल 0 फीमेल। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, तो बताइए हिप हॉप और क्लासिकल की महिला शिक्षार्थियों के बीच का अधिकतम अंतर। हिप हॉप की महिला है 60, क्लासिकल की महिला 0, इनका अंतर मैक्सिमम अंतर हो गया 60। आंसर हो गया इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। मतलब देखो, एक पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ वी वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम डिफरेंस, इसलिए मैंने यहां पर महिलाएं 0 कर दी, जिससे ये अधिकतम हो जाए। यहां महिला 0, यहां पर सॉरी पुरुष 0, यहां पर पुरुष 80, यहां पर पुरुष 0, यहां पर महिलाएं 60, इनका डिफरेंस मैक्सिमम 60 आ गया। आप कोई अदर वैल्यू लोगे, कभी भी अंतर आपका 60 नहीं आएगा। 60 इज द मैक्सिमम डिफरेंस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक ऐसा सेट जिसमें कि 4 क्वेश्चन बहुत आसान थे। उसके बाद जाके आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया एक। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब हम आते हैं मिसिंग टर्म सीरीज पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करें तो वीडियो को पॉज कर लिया करो। और याद रखना, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं इस पूरी पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा विदाउट एनोटेशन, विद एनोटेशन। तो वहां से जाके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो बच्चा, यहां पे क्या कह रहा है, 9 से 10, 10 से 22, 22 से 69, 69 से 280 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये तो कंफर्म है, ये क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन का है। क्यों? क्योंकि वैल्यू बहुत फास्ट बढ़ रही है। अब देखो 9 से 10 हो रहा है, तो अगर मैं 9 को 1 गुना करूं तो मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास 10 आएगा। इसका मतलब हो सकता है गुना 1 गुना प्लस 1 हो रहा हो। यहां पर देखो, अगर मैं 10 को 2 से गुना करता हूं तो 10 दूनी 22, मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको अब पैटर्न समझ में आना चाहिए कि यार यहां पर 1 का गुना हो रहा है, जो संख्या है इसमें 1 जोड़ दिया। यहां पर 2 का गुना हो रहा है, 2 जोड़ दिया। अब इधर आ जाओ, 22 में अगर मैं 3 का गुना करूं तो आएगा 66, उसमें 3 जोड़ 69, ये भी सही हो गया। अब 69 में अगर मैं 4 गुना करूं तो वो आ जाएगा 276 प्लस 4, ये भी काम बन गया। अब इसका मतलब फाइनली मुझे 5 से गुना करके 5 जोड़ना है। 28, 280 गुना 5 1400 होता है, प्लस 5 जोड़ दो 1405 विल बी द करेक्ट आंसर। ये रहा, फिफ्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है। चलो भाई, इसी लेवल पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, मैं बताता हूं कैसे होगा। देखो 58, 75, 94, 117, आपने पिछले प्रश्न में देखा कि वैल्यू 9 से 280 तक गई और ऑप्शन 1000 से ऊपर के, मतलब मैंने समझ लिया कि मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहां पर देखो 58 है और आखिरी में 177 और ऑप्शन भी बहुत छोटे हैं। मतलब ये तो कंफर्म मान लो आप लोग कि यार ये क्वेश्चन एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का है, और वैल्यू बढ़ रही है तो ये क्वेश्चन कंफर्म एडिशन का होने जा रहा है, राइट। अब ये क्वेश्चन हमारा ये तो कंफर्म हो गया एडिशन का है। तो 58 में क्या जुड़े कि 75 आ जाए? आप कहोगे 15 में से 8 गया 7, 1 17 जोड़ रहा है, ठीक है भाई। 75 में 94 आप कहोगे 19 जोड़ रहा है। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि या तो ये विषम संख्या ऑड नंबर चलेंगी या प्राइम नंबर भी हो सकती है। जरा अगले नंबर से हमें कंफर्म होगा कि ये प्राइम नंबर है या विषम। तो ये 23 आ गया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में है। हमें कंफर्म हो गया कि ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये प्राइम नंबर का चल रहा है।
अच्छा, क्योंकि 17 के बाद 19, 19 के बाद अगला प्राइम नंबर 23 होता है। और याद रखना, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन में हो तो 1 से लेकर 100 तक के प्राइम और कम से कम 1 से लेकर 50 तक के प्राइम तो तुम्हें पता होने चाहिए। अच्छा, अब 117 से 46 हो रहा है, ये हो गया 29, ये भी प्राइम नंबर है। 146 77 ये हो गया प्लस 31। अब अगला प्राइम नंबर होता है 37। यही तो ऑर्डर है, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 29, 31, 37। तो अब आपको फाइनली 37 जोड़ना है, तो जोड़ लो उसमें 37, ये हो जाएगा 214। आंसर हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चा, तो इसी तरह से बस क्वेश्चन करते रहिए लगातार, आपको मजा आएगा इन चीजों को करने में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन करो, यहां पर वैल्यू कम हो रही है, यहां पर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, मतलब एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑल्टरनेट बेस पर क्वेश्चन चलेगा, ऑल्टरनेट बेस पर एडिशन सब्ट्रैक्शन चलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 216 से ये 4 कम हो रहा है, वेरी गुड। 212 से ये 9 बढ़ रहा है। अच्छा, जब तुमने 4 देखा 9 देखा तो तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। अच्छा, 221 से 196 हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है? प्लस 25 हो रहा है। अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये 2 का वर्ग है, ये 3 का, ये 5 का। अच्छा, ये 2 3 5 का वर्ग है, इसका मतलब पता है क्या है? ये है 2 का वर्ग माइनस हो रहा है, ये 3 का वर्ग, ये प्लस, ये माइनस हो रहा है यार, ये माइनस हो रहा है ना, ये माइनस हो रहा है, -5 का वर्ग। तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 के बाद अगर 4 होता तो वो प्राकृतिक संख्या होती, नेचुरल नंबर होती, लेकिन यहां पे 2 3 के बाद 5 आ रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर के बारे में चल रहा है। इसी के साथ अगला देख लेते हैं। अब सब कुछ सही रहा तो ये 49 प्लस होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही चल रहा है। अब अगर ऐसा कुछ है तो ये होना चाहिए कितना? 124 है ना, 121, तो ये प्राइम नंबर के बारे में चल रहा है। ये हो गया 7 का वर्ग प्लस हो रहा है -11 का वर्ग, अगला होना चाहिए +13 का वर्ग, और 13 का वर्ग होता है 169। तो आप 169 जोड़ो, 9 4 13 का 1, 6 2 8 1 9, 293 विल बी द करेक्ट आंसर। फिफ्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन, राइट? ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना? तो डिक्रीज होने पे नेगेटिव वाला लेते हैं हम लोग एग्जांपल। हम नेगेटिव से चेक करेंगे, घटा के देखेंगे। जरा घटाओ, 11 में से 9 गया 3, 1 और 2 होगा यार, ये 2 होगा, ये 2 होगा 512। 512 कम हो रहा, आगे बढ़ते हैं। यहां से घटाओ, 9 में 6 गया 3, 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 343। अच्छा, आपको 512 और 343 देखकर कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो समझ में आ गया और आपको भी आना चाहिए। और आपको याद रखना, ये जो क्यूब्स हैं इनके याद होने चाहिए। ये 8 का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब है, तो होना अब यहां पे 6 का क्यूब आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। 606 और 1, यस 216, वेरी गुड, ये 6 का क्यूब है। यहां पर 5 का क्यूब होगा, 5 2 और 125, ये भी सही आ गया, है ना? तो अगर सब कुछ सही चल रहा है, देखो ये है 6 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो अगला 4 का क्यूब माइनस होना चाहिए, और 4 का क्यूब होता है 64। तो आप 1225 में से 64 घटाओगे तो आ जाएगा 1, 6 1, 1161। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नो, इस क्वेश्चन को समझो। अच्छा, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आप देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर ये तो मल्टीप्लीकेशन सा लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि नंबर 3 से स्टार्ट होके 2800 तक जा रहा है। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे उन सब क्वेश्चन में नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन को छोड़ दो तो नंबर बहुत आराम आराम से बढ़ रहे थे। यहां पर बहुत तेजी से नंबर बढ़ा है, और देखो ये 2800 और इधर देखो 3000, 30,000 के आसपास आंसर है, मतलब कंफर्म में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। अब आप क्या देखोगे, देखो यहां पर
3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। हाँ, 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हो ना हो ये संख्या जो हमारी है, ये या तो ऑड नंबर चल रहा है या प्राइम। 3 5 7 प्राइम भी होता है। आगे देखते हैं क्या यहां पर 9 से गुणा हो रहा है। 9 पंजे 45, 4 9 एकम 9, 4 13 का 1। यस, ये 9 से गुणा, तो मतलब मेरे पास समझ में आ गया कि यार ये ऑड नंबर चल रहा है। 3 के बाद अगर 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, तो ये ऑड नंबर है, तो अगला होना चाहिए 11 का गुणा। अब 2835 में 11 गुणा करना है, तो देखो दो तरीके हैं। 2835 इसको 11 से गुणा करने का तरीका ये होता है कि आप 2 और 5 लिख दो, और आप देखो कि पहला टर्म 2 होगा, आखिरी 5 होगा, केवल आंसर सेकंड होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में मेरे पास, अच्छा नहीं, यहां पर 8 और 2 जुड़ के कैरी भी हो सकता है। नहीं, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। देखो यहां पर क्या होगा, आपको 2 8 3 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। 5 3 8 85, 85 आंसर, थर्ड ऑप्शन। आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। यहां पर कैरी भी हो सकता था ना, 8 2 10 एक कैरी होगा, 3 आएगा, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 31,185। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन मार्क करूंगा। तो अभी तक तुमने देखा कि 5 डीआई के क्वेश्चन आए थे, 5 सीरीज के, 5 के 5 10 के 10 क्वेश्चन बहुत आसान थे। मतलब एक स्टूडेंट जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करता रहे, लगातार पढ़ता रहेगा, तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। अच्छा भाई, अब हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। ये भी 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। नाउ अप्रोक्सीमेशन का तरीका बस समझ लो। देखो जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 टर्म दे रखी है। अप्रोक्सीमेशन का लॉजिक ये होता है, देखो ये 0.87 है, अगर कोई दशमलव की संख्या 0.5 या उससे बड़ी है तो यहां पर हम 1 जोड़ देते हैं। यहां पर भी बड़ी है तो यहां पर हम 1 जोड़ देंगे। यहां पर देखो 0.11, यहां पर ये संख्या 0.5 से छोटी हो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 19 ही रहेगा। यहां पर 0.99 तो मैं यहां पर प्लस 1 कर दूंगा। यहां पर 0.84 तो प्लस 1 कर देंगे। और ये जो मैंने लिखवाया है ना, ये आपको बहुत फास्ट तैयार रखना है। यार ऐसे क्वेश्चन में यही सब अप्रोच रहती है। अब देखो ये हो गया 40, ये हो गया 57, ये हो गया -19 गुणा 4 प्लस 8। अब देखो 40 57 और 8 ये जुड़ेगा, और ये 19 चौक 76 घटेगा। देखो 57 और 40 हो गया 97 प्लस 8 105 -76, 15 में से 6 गया 9, 9 में 7 गया 2, 29 विल बी द करेक्ट आंसर। फिफ्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस केस में हमारा आंसर होना चाहिए फिफ्थ ऑप्शन। इस केस का आंसर हमारा होगा फिफ्थ ऑप्शन। और जितना फास्ट आप लोग करोगे उतना ही सिलेक्शन आपके जल्दी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब देखो यहां पर 0.43 इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। 0.99 ये एक जोड़ देगा इसमें। 13.48 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक दशमलव में 0.5 से छोटा है आप कुछ भी नहीं करोगे। अगर 0.5 से बड़ा है या 0.5 भी है तो एक जोड़ दोगे। तो हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो ये बन गया 936 डिवाइडेड बाई 13 और डिवाइडेड बाई, देखो ये 3.99 4 है, तो ये आपको सब करना पड़ेगा। 12 माइनस 13 गुणा 13 बराबर x। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ऐसा बन गया कुछ। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग। देखो भाई, ये तो कंफर्म है कि 4 से 3 बार जाएगा। 13 से 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, तो इतना आपको तेज होना चाहिए। ये हो गया 216 माइनस 169, तो 16 में से 9 गया 7, आखिरी में 7 आएगा। एक ही ऑप्शन में 7 दिया है, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। हम क्यों टेंशन लें, हमारे एक ऑप्शन में 7 दिखे आखिरी में, तो हम उसी को अपना आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आप लोग को पता है इस क्लास से फायदा आपको तब मिलेगा जब आप क्वेश्चन करते साथ ही खुद से करना शुरू कर दो, वीडियो को पॉज करके। देखो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है, इसका भी कोई, इसमें आप एक जोड़ दोगे। बस ये ध्यान रखना किसमें जुड़ेगा किसमें नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा, ये है 23 प्लस 17 40। अच्छा, यहां पर बॉड मास में पहले 2 से डिवाइड होगा, गुणा 4 होगा, तो मैं कह सकता हूं ये 80 हो गया। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करो, ये तो हो गया 80, ये हो गया 48 और ये हो गया 644।
अच्छा 40 दूनी 80 माइनस 48 32 प्लस 644 6 7 कितना आसान क्वेश्चन बन गया ना 676 फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 0.97 एक बढ़ जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं, यहां पर एक बढ़ जाएगा, यहां पर एक बढ़ जाएगा और इसका कोई इफेक्ट नहीं, तो इतना हमारे पास बन गया। अब देखो ये कह रहा है x%, तो लिखो x% ऑफ 600। अब मुझे पता है शॉर्टकट है, परसेंटेज से 600 कटेगा तो सीधे 6x लिखूंगा मैं। आपको समझा रहा हूं मैं, तो मैंने 600 लिखा है, बट याद रखिए एग्जाम में हम 600 नहीं लिखेंगे, हम तो बच्चा 2 जीरो काटेंगे, परसेंटेज कट जाएगा, सीधे सीधे 6x आ गया। प्लस 16 गुना 19 बराबर 21 का स्क्वायर माइनस 5, इतना करना है, ये काट दो, ये हो गया 6x प्लस 16 गुना 19। अच्छा यहां पर आपको 16 को 19 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो गया 304। 21 का स्क्वायर 441 और 5 घटाओ तो कितना हो जाएगा 436। अब ये 304 इधर जाएगा, तो देखो 304 घटाओ यहां से, ये हो गया 2 3 132 6x, x का मान हो गया 22। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया ना, x का मान हो गया सेकंड ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखो, अभी तक कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना। ये जो पेपर दे रहे हो ना आप लोग, इस पेपर में एक बात ध्यान रखिएगा, लगातार काम करते रहिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन ढूंढो कि मैं कौन सा करूं कौन सा ना करूं। 20 मिनट में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारे क्वेश्चन देख भी पाओ। आप बस जो क्वेश्चन सामने उसको करना शुरू कर दो। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे, समय के कारण ही बच्चों के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। जो समय कम पड़ता है ना, उसके कारण आप लोग क्वेश्चन गलत कर सकते हो। 94 ये +1 हो जाएगा, ये भी +1 होगा, ये भी +1, सारे ही +1 हो जाएंगे। मतलब ये हो गया 375 डिवाइडेड बाई 25 गुना 4 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 40 गुना 7। ऐसा क्वेश्चन हमारा x के बराबर हो गया। कितना आसान हो गया, 25 से एक बार, 25 से 5 बार, 15 चौके 60, ये हो गया 5 35। 95 विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां तक तो आपके हो गए। एक डीआई का सेट हो गया, स्पीड मैथ्स के 10 क्वेश्चन हो गए। अब आता है हमारा अगला पार्ट डीआई का। अब जो मैं डीआई कराने जा रहा हूं वो बड़ी मजेदार डीआई है, केसलेट डीआई है। केसलेट में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, उन स्टेटमेंट के बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और याद रखिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन मैंने आपको दिया है, तो अब आप क्या करना चाहिए, आप इस वीडियो को यहां पे पॉज करिए और खुद से सॉल्व करके देखिए कि क्या आप, क्योंकि मैं जब बनाऊंगा तो आप देखोगे कि जो मैंने डिजाइन किया है, जो मैंने टेबल बनाई है, क्या आप उसी टेबल को बना पाए, क्या आपकी टेबल एज इट इज बनी थी या कुछ कमियां हुई। क्योंकि यार केसलेट का क्वेश्चन बिना टेबल बनाए नहीं हो सकता। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार देयर वर 3 कॉलेजेस XYZ, तो मैंने कॉलेज का एक कॉलम बना लिया। उसके अंदर स्टूडेंट और टीचर की बात कर रहा है, उसके अंदर टीचर कितने, स्टूडेंट कितने, और स्टूडेंट में बॉय और गर्ल स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। तो चलो भाई टेबल भरते हैं। और पता है ऐसे क्वेश्चन में डरना नहीं है। आरआरबी पीओ प्री का क्वेश्चन पेपर टफ नहीं होता, बस आप एक एक लाइन को ढंग से पढ़िए। अगर आपसे गलतियां होती है ना, तो आप बार बार क्वेश्चंस करना शुरू करिए, तभी सही होगा चीजें। ये एक एक लाइन ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन होने वाला है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। There were 3 colleges XYZ. Number of student and teacher in college X is 4000 more than the number of student and teacher in college Y. तो अगर Y में A स्टूडेंट प्लस टीचर है, तो X में 4000 स्टूडेंट और टीचर ज्यादा है। इतना मुझे अभी समझ में आया। नंबर ऑफ टीचर इन कॉलेज Y इज 400। अच्छा, Y में जो टीचर हैं बच्चा, वो हैं 400, विच इज 10% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर इन कॉलेज वाई। अच्छा, ये 10% है। अगर मैं ये 10%, तो मतलब ए का मान हो जाएगा 4000। ए का मान कितना हो जाएगा 4000, क्योंकि 4000 का 10% ये हो जाएगा। और अगर ए का मान 4000 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8000। देख रहे हो ना, जैसे जैसे आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा, वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी। परसेंटेज ऑफ बॉयज इन कॉलेज वाइज 50% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर इन कॉलेज वाई।
तो बॉयज जो हैं वो 50% है टोटल स्टूडेंट्स का, टोटल स्टूडेंट एंड टीचर का, मतलब ये 2000 हो गया। अच्छा, अगर 4000 स्टूडेंट प्लस टीचर है, 400 टीचर हो गए, तो स्टूडेंट कितने होंगे? 3600। अब अगर 36 स्टूडेंट है जिसमें बॉयज 2000 है, तो 1600 गर्ल्स स्टूडेंट हो गई। इसका मतलब हमारा वाई का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन कॉलेज एक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज वाई, तो मतलब ये भी 2000 हो गए। नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एक्स इज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज एक्स, इसका आधा है, मतलब ये 1000 हो गया। अब अगर ये 2000 ये 1000, तो ये होगा 3000। ठीक है, अब ये 8000 तो ये हो गया 5000, मतलब उस कॉलेज में टीचर है 5000, स्टूडेंट है 3000। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इन कॉलेज जेड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर ऑफ कॉलेज एक्स एंड वाई, मतलब इन दोनों का आधा। 8 + 4 12000 का आधा 6000। और आगे बोल रहा है नंबर ऑफ टीचर्स बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज जेड आर इक्वल, मतलब इसको 3 हिस्से कर दो, मतलब 2000 टीचर, 2000 बॉयज स्टूडेंट, 2000 गर्ल्स स्टूडेंट। मेरी टेबल कंप्लीट, लड़के स्टूडेंट टोटल हो गए 4000। तो बस ये टेबल थी। आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाने वाला है। टेबल ही तो बनानी है। वंस द टेबल इज डन, आपके लिए क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, टेबल आपके सामने है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर इन 3 ऑफ द कॉलेजेस, जोड़ लो टीचर को। 5 2 7 4 7400। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कॉलेज एक्स वाई और जेड में लड़कों की कुल संख्या, कॉलेज एक्स वाई जेड में लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लड़के तो हो गए 6000, है ना। लड़कियां हो गई 2 1 3 1 4 4600। 2 कट गया, ये हो गया 30 23। 30 23 सेकेंड इज द आंसर। 30 23 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपने पूरा पेपर देखा, आपको समझ में आया कि यार आरआरबी पीओ का पेपर इतना टफ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो। कॉलेज एक्स में लड़के और लड़कियों की संख्या का योग कॉलेज एक्स के कुल छात्रों और शिक्षकों की संख्या का कितना प्रतिशत है? कॉलेज एक्स में लड़के लड़कियों की संख्या का योग जो कि है 3000, और किससे पूछ रहा है? योग कॉलेज एक्स के कुल छात्रों और शिक्षकों की संख्या वो है 8000। तो कॉलेज एक्स के कुल छात्रों का रेशियो पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। 3/8 मतलब 37.5। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कॉलेज जेड में शिक्षकों की संख्या में 20% महिला शिक्षक, तो शिक्षकों के पुरुष शिक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कॉलेज जेड में शिक्षकों की संख्या में 20% महिला शिक्षक हैं, तो कॉलेज जेड में जो शिक्षक है वो है 2000। अब इसमें मेल और फीमेल की बात कर रहा है, तो फीमेल है 20%, इसका 20% रहेगा 400, तो बचा 1600 हमारे पास मेल शिक्षक हो गए। मुझसे मेल ही तो पूछ रहा है। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तीनों कॉलेज में छात्र शिक्षक कुल संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब मुझे तीनों में औसत पूछा हुआ है, ठीक है। तो मतलब मैं इन सबको जोड़ूंगा, 8000 4000 6000 18000। अब पता है यहां पर प्रॉब्लम आपको ये आ सकती है कि सर इसमें हम 3 से डिवाइड करें या 6 से करें। एक्चुअली तीनों कॉलेजेस में छात्रों और शिक्षकों की कुल संख्या का औसत, तो कुल संख्या का औसत मतलब 3 कॉलेज की बात कर रहा है, तो इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा। अच्छा, आप लोग हो सकता है इसको 6 से डिवाइड करो, क्योंकि आप ये मानोगे कि भाई टीचर और 3 कॉलेज के टीचर और 3 कॉलेज के बच्चे, तो आप 6 से डिवाइड करोगे, बट उससे आंसर गलत हो जाएगा। और वैसे भी अगर तुम 6 से डिवाइड करोगे तो 3000 ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, आपके किसी भी ऑप्शन में 3000 नहीं है, तो मेरा आंसर हो गया 6000। तीनों का एवरेज पूछ रहा है, मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर विल बी 6000। अब मैंने आपको 2 डीआई के सेट करा दिए और 10 क्वेश्चन मैंने आपको स्पीड मैथ्स करा दिए, 20 क्वेश्चन हो गए।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। अब आता है अर्थमेटिक का पार्ट। चलो अर्थमेटिक देख लेते हैं। अब मजा आएगा अर्थमेटिक करने में। हमारे पास पहला अर्थमेटिक क्वेश्चन ये कहता है A and B can complete a piece of work in 56 days and 42 days while C can destroy the work in 32 days. If A and B started doing the work together and after 20 days C joined them, then find the time taken by them to complete the whole work. A किसी काम को 56 दिन में करता है, B उसी काम को 42 दिन में, और C उस काम को बिगाड़ देता है 32 दिनों में। बिगाड़ता है मतलब नष्ट कर देता है। इनका एलसीएम, अब आपको एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। देखो 56, 42, 32, एलसीएम लेने का तरीका देखो। 56 को लिखो 7 गुना 8, यह है 7 गुना 2 गुना 3। सबसे बड़ा नंबर मैं पहले लिखता हूं, 56 सबसे बड़ा नंबर है, 7 गुना 8 लिख दो, 7 8 56 होता है। अब देखो 7 भी यहां पे है, 2 भी है 8 के अंदर, 3 नहीं है तो यहां पे 3 गुना कर दो। ठीक है, 32 में है 8 गुना 4। देखो 8 तो है लेकिन 4 कम है तो 4 गुना करना पड़ेगा। तो मेरा एलसीएम होगा 7 गुना 8 गुना 3 गुना 4, ये हो गया 56 गुना 4 तिया 12, 12 6 72, 7 12 5 60, 672 विल बी द एलसीएम। इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना ही एक कला थी। जितना जल्दी आप एलसीएम लोगे उतना क्वेश्चन आपका जल्दी होगा। इस क्वेश्चन का मेरा टोटल एलसीएम आ गया 672। ठीक है, अब नेगेटिव वर्क है तो उसके हिसाब से हम, ठीक है, अब एफिशिएंसी लिख दो। ये हो गया 12 और ये हो गया 42 से डिवाइड करो 672 को, कितना आएगा? वो आएगा 16 और ये आ गया -21। ठीक है, ये 21 हो गया क्योंकि ये नेगेटिव काम कर रहा है। अब बोला यदि ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया 20 दिन बाद सी उनके साथ जुड़ा। अगर सी 20 दिन बाद जुड़ता है इसका मतलब ए और बी ने 20 दिन अकेले काम किया होगा। ए काम करता है 12, बी करता है 16, तो ए प्लस बी का 20 दिन का काम कितना होगा बच्चा? आप कहोगे सर 12 16 28 गुना 20 560। अब इतना काम हो गया, बचा काम कितना? शेष काम कितना बचा? घटाओ 2 1 1। और इस काम को करने के लिए सी भी उनके साथ आ गया। देखो 12 प्लस 16 माइनस 21, 28 माइनस 21 7, तो 112 काम करने के लिए सी भी उनके साथ जुड़ गया, तो पूरा काम। अब यहां पे 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 6 42, 16 दिन। अब ध्यान समझना, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है कि कुल काम कितने दिन में हुआ। याद रखना कुछ भी पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है कि बताओ सी ने कितने दिन काम किया, तो सी ने तो किया 16 दिन काम, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? तो पूरा काम, ये लाइन ध्यान रखना, पूरा काम मतलब शुरू से आखिर तक। तो शुरू के 20 दिन ये थे, 16 दिन ये थे, टोटल आंसर होगा 36 दिन। आंसर विल बी 4th ऑप्शन। आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिखकर कितने बच्चे कितने क्वेश्चन सही कर पाए पहली बार में। टोटल काउंटिंग करके बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में मैं ऐसे आपसे डिस्कशन नहीं कर पाता हूं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन पहली बार में सही हुए थे। अच्छा भाई, A and B started a business with a total investment of rupees 1 lakh in the ratio 3:2. After 3 months, B ने अपने मूलधन के साथ व्यवसाय छोड़ने का फैसला किया और C ने उसी निवेश के साथ इसमें शामिल होने का फैसला किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 30,000 रुपए है तो B और C के घर ले जाने वाले लाभ के बीच अंतर ज्ञात करना है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान समझना। देखो A और B ने पैसा लगाया कितना? 1 लाख, 3 2, तो 1 लाख को 3 2 में डिवाइड करो। 60,000 लगाया ए ने, बी ने लगाया 40,000। और एक बात और बोल रहा है कि 3 महीने बाद ये तो चला गया व्यापार से, लेकिन इसी के साथ साथ उसी पैसे से सी आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि ए का पैसा 12 महीने, बी का पैसा 3 महीने और सी का पैसा 9 महीने। और एक बात ध्यान रखो, यहां पर आप डायरेक्ट कैंसिल किया करो। ये हमारे 0 कैंसिल हो गए, जितना बराबर से कट रहा है, 3 से 4 बार, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी 6 चौक 24, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये 4 से कटेगा 6:1:3। मतलब जो भी इनको लाभ होगा वो 6:1:3 में डिवाइड करेंगे और लाभ हुआ है 30,000। तो देखो 10 यूनिट का मान 30,000। हमको पूछ रहा है बी और सी का डिफरेंस, तो 3 - 1 2,
तो 10 यूनिट का मान 30,000, 1 यूनिट का मान 5,000। हमसे पूछ रहा है बी और सी का डिफरेंस, 3 और 1 का डिफरेंस 2 यूनिट, इट विल बी 10,000। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, राइट। एक मिनट, ये होगा 3,000 यार, 3,000 होगा ना, ये 6,000 होगा यार, अंतर 6,000 होगा। आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। यहां मैंने डिवाइड गलत कर दिया था, 10 बराबर 30,000 तो 1 बराबर 3,000 होगा, तो 2 बराबर 6,000 होगा। आंसर विल बी सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है, वे मिलकर 10,000 रुपए बचाते हैं और उनकी बचत 2:3 के अनुपात में। यदि बी का व्यय ए से 25% अधिक है तो ए और बी की कुल आय ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है, वे मिलकर 10,000 रुपए बचाते हैं और उनकी बचत 2:3 में है। तो देखो बचत अगर 2:3 में बचत है और जो कि 10,000 रुपए है, तो मैं ए और बी की अलग अलग बचत निकाल सकता हूं। 2 + 3 5, 5 बराबर 10,000। तो ए की सेविंग वो हो गई 4,000, है ना, बी की सेविंग हो गई 6,000। इतना मुझे समझ में आ गया कि बी बचा रहा है 6,000 और ए बचा रहा है 40,000, 4,000। अच्छा, यदि बी का खर्चा ए से 25% अधिक है, अच्छा इनकी आय के बारे में मुझे पता है। देखो ध्यान समझना, ए की आय है 7x, बी की आय है 9x, तो इनका खर्चा क्या होगा। देखो 7x आय है, खर्चा है बचत है 4,000, तो खर्चा हो गया 7x - 4,000। इसका खर्चा हो गया 9x - 6,000। ठीक है, अब बोल रहा है यदि बी का खर्चा ए से 25% अधिक है, मतलब ये जो मान है ए से 25% मतलब 5/4, तो मेरा आंसर आ गया। अब यहां से मैं x कैलकुलेट करूंगा, राइट, आई विल कैलकुलेट x। तो देखो 4 इधर ले आओ, 5 से गुणा करो, 35x - 20,000 बराबर 36x - 24,000। ये 24,000 आएगा, x बराबर 4,000। क्या पूछ रहा है आपसे? सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट है, लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछ रहा है ए और बी की कुल आय, 9x इसकी, 7x इसकी, 16x पूछ रहा है, 4,000, 64,000 विल बी द करेक्ट आंसर। 64,000 will be the correct answer. Third option will be the correct answer. Right? अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन। ओके, एक पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आया है। 3 पाइप्स ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 20, 30 और 40 मिनट भरते हैं। अच्छा, ये ऑल्टरनेट का काम कर रहा है, ऑल्टरनेट काम हो रहा है। ए किसी टैंक को 20 मिनट में, बी उसी टैंक को 30 मिनट में और सी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। इनका एलसीएम कितना हो गया? 120, 6, 4। इतना काम आपको करना ही करना है। अब क्या बोल रहा है, उनको बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, लेकिन पाइप ए से शुरू करते हैं, कितने समय में टंकी भर जाएगी? तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अच्छा, आप ऑप्शन देखो, 45/2 मतलब 22 मिनट, अप्रोक्सीमेट ये 26 मिनट, ऐसा कुछ चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले ए चला, फिर बी चला, फिर सी चला, ये पैटर्न चलेगा, फिर ए चलेगा, बी चलेगा, सी चलेगा। इस पैटर्न से ही हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ए चलेगा तो वो 6 भर देगा, बी 4 और सी 3, फिर 6, 4, 3। इसका मतलब मैं कहूंगा कि भाई 3 मिनट में 13 लीटर भरा। कितने मिनट में? 3 मिनट में। और ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हर बार 3-3 मिनट में 13 लीटर भरेगा, हर बार 13 लीटर भरेगा 3-3 मिनट में, और हमको भरना है 120। तो 13 गुना 9 करो, तो इधर भी 9 गुना करना पड़ेगा। 13 गुना 9 कितना होगा? 117 लीटर भरने में लगेंगे 27 मिनट, राइट। 27वां मिनट हो गया मेरा। अब आगे देखो, अब मुझे भरना है केवल 3 लीटर, क्योंकि 117 लीटर भर चुका है कितने टाइम में? 27 मिनट में। अब मुझे भरना है केवल 3 लीटर। काम करने कौन आएगा? ए आएगा 28वें मिनट में, वो भरता है पर मिनट 6 लीटर। लेकिन मुझे पूरा टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि 3 लीटर ही तो बचा है। इसका मतलब एक इसमें आधा मिनट और लेगा।
तो 27 ये प्लस आधा मतलब 27 1/2 या 55/2 मिनट लगेंगे टोटल। तो आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। अर्थमेटिक में थोड़ी आपकी स्पीड रुकेगी क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण जिसमें 75% दूध है, बर्तन बी में P लीटर दूध और पानी का मिश्रण जिसमें 60% दूध है, बर्तन की सामग्री को मिलाकर 66% दूध वाला मिश्रण बनाया जाता है, पी का मान। अच्छा, मतलब क्वेश्चन कितना आसान सा है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। 20 लीटर में 75% दूध, P लीटर में 60% दूध और मिलाकर मैंने 66% दूध बनाया है। हो गया क्वेश्चन। तो मतलब ये सबसे आसान क्वेश्चन था एलिगेशन का अभी तक का। 20/P, 20 के आगे 66 माइनस 60 6 और P के आगे 75 माइनस 66 9, तो ये जाएगा 2/3, ये 10 हो गया, P का मान हो गया 30। तो बताइए कितना घटिया क्वेश्चन हो गया ना। आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए और बी की औसत आयु 27, सी और ए की जगह ले ले तो सी यदि ए की जगह ले ले तो औसत 24 वर्ष हो जाता है, सी बी की जगह ले ले तो औसत 23 हो जाता है। अब से 4 वर्ष बाद, देखो ये क्वेश्चन ना वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। वो ये कह रहा है ए और बी की औसत आयु है 27, तो औसत अगर 27 है 2 से गुणा करो 54 वर्ष इनकी उम्र का योग हो गया। सी अगर ए की जगह आ जाए, मतलब सी प्लस बी की बात कर रहा है, वो हो गया औसत 24, मतलब सम हो गया 48। और बोल रहा है कि अगर सी बी की जगह आ जाए तो ए प्लस सी हो जाएगा। अब औसत हो गया कितना, 23 तो 46। मतलब इस क्वेश्चन में उसने वर्ड प्ले किया है, बातों को घुमाया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान सी बात थी। वो ये कह रहा है ए बी का एवरेज, फिर बी सी का, फिर सी ए का, वो बात को उसने घुमा फिरा के दे दिया। अब से 4 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग क्या होगा, बहुत ही घटिया क्वेश्चन, इन सबको जोड़ लो। ये दुगना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 8 18 का 1, 4 4 8 5 13 148। तो ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया 74। अब आप समझना जरा बात को, इन तीनों की वर्तमान उम्र का, इन तीनों की वर्तमान उम्र का जो योग है वो 74 है। बोल रहे 4 वर्ष बाद। तो याद रखना, ये ए, ये बी और ये सी, हर व्यक्ति 4 साल बढ़ेगा। मतलब इस सम में हम 12 जोड़ देंगे, 4 या 12, 86 विल बी द करेक्ट आंसर। फिफ्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक देखो आ गया क्वेश्चन हमारा मेंस्ट्रुएशन का। एक क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन भी आता है। आपको अगर मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले सारे तैयार हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। क्वेश्चन कह रहा है, इन्हें यदि एक वर्ग को समकोण त्रिभुज में अंकित किया गया, वर्ग की एक भुजा कर्ण को स्पर्श करती है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पे याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए आसान होगा। अगर मैं कोई ऐसा स्क्वायर बनाता हूं जिसमें कि उसकी एक साइड ना कर्ण पर आ रही हो, तो अगर ये भुजा बी है, ये भुजा ए है, तो यहां पर साइड ऑफ स्क्वायर, ये लॉजिक याद रखना, इट इज ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये प्रूविंग होती है ज्योमेट्री की। वैसे ये क्वेश्चन ना ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन अगर आपको ये लॉजिक पता था तो करना था, अदरवाइज छोड़ देना था। यहां पे ध्यान रखिए, अगर मुझे समकोण त्रिभुज में मैं एक ऐसा वर्ग बनाता हूं जिसमें कि वर्ग की एक भुजा समकोण त्रिभुज के कर्ण पर आती है, तो उसमें अगर समकोण बनाने वाली भुजाएं ए बी है तो वर्ग की भुजा ये हो जाती है, ए बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, मुझे दे रखा है ये है 6, ये है 8, ये है 10। तो रखो यहां पर 6 गुना 8 बटे 6 प्लस 8, 48/14, या ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास उस वर्ग की भुजा आ गई। मुझे बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, और याद रखना लगभग में पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि यहां पर जो भुजाएं आ रही है ना बड़ी एग्जैक्ट नहीं आ रही है। 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 30.42, 3.42। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 3.42 का स्क्वायर, ये स्क्वायर करना। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का 16, तो 9 और 16 के बीच में होगा सारे। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कहां पर होना चाहिए हमारा आंसर।
हमारी वैल्यू कहां पर होनी चाहिए? देखो 3.42 है ना, तो अगर मैं 34 का स्क्वायर करना चाहूं, इफ आई वांट टू स्क्वायर 34, आपको पता है 34 का स्क्वायर कितना होता है? 11.5, 11.56, तो 34 का स्क्वायर करोगे तो 11.56, मतलब 11.7 के आसपास आंसर होगा। फोर्थ विल बी द करेक्ट। तो बच्चा लोग, ये क्वेश्चन आप तब अटेम्प्ट करोगे जब आपको ए बी अपॉन ए प्लस बी लॉजिक पता होगा। मुझे बताइए कमेंट में लिखकर कितने बच्चों को ये लॉजिक पता था कि भाई अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जिसकी एक भुजा समकोण त्रिभुज के कर्ण पर हो, तो ये भुजा वर्ग की भुजा का फॉर्मूला ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। कितने बच्चों को पता था? कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा एक डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, मजेदार है। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करिए, टेबल बनाइए। अभी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है 6 शहरों का डेटा दिया गया है। पहले पाई चार्ट में 6 शहरों के संबंध में जनसंख्या का वितरण दिखाया गया है। दूसरे पाई चार्ट में पुरुष जनसंख्या संख्या दी गई है। लोगों को केवल पुरुष और महिला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिए गए पाई चार्ट संबंधित प्रश्न हल करें। मतलब जो पहला पाई चार्ट है वो टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा है और दूसरा पाई चार्ट उसमें मेल पॉपुलेशन की बात कर रहा है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमको कहीं भी एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब मुझे कहीं भी एक्चुअल नहीं गिवन है जिससे कि मैं मेल फीमेल निकाल पाऊं। तो मैं पता क्या करूंगा, यहां पर जो नोट दिया, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, नोट को पढ़ो, उससे आपको चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन कह रहा है शहर सी की कुल जनसंख्या शहर बी की कुल जनसंख्या से 2184 अधिक है। शहर सी की कुल जनसंख्या शहर बी की कुल जनसंख्या से 2184 अधिक है। तो शहर बी में देखो कुल जनसंख्या 15% है और शहर सी में 21% है। इनका अगर टोटल पॉपुलेशन एक्स रही होती, इनका अंतर 6%। 6% ऑफ एक्स बराबर कितना? 2184। एक्स का मान हो गया 2184 बटे 6 गुना 100। तो 6 तिया 18 है ना, 6 चंग 36, 6 चौक, तो मेरे पास 36,400 आ गया। मेरे पास 36,400 आ गया एक्स का मान, टोटल पॉपुलेशन आ गई। मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनेगा, थोड़ी सी फिगर कैलकुलेटिव बनने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एट लास्ट बहुत बहुत कैलकुलेटिव होने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद मेल पॉपुलेशन ऑफ बी, शहर बी की पुरुष जनसंख्या शहर सी की पुरुष जनसंख्या 936 कम है। तो देखो शहर बी की पुरुष जनसंख्या शहर सी की पुरुष जनसंख्या से 936 कम है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मान लो टोटल पुरुष एम है, देखो बी और सी में डिफरेंस है 6%, फिर लिखेंगे 6% ऑफ मेल पॉपुलेशन इज कितना है? 936। मेल बराबर 936 बटे 6 गुना 100। तो 6 कम 6 और बचेगा 6 पंजे 30, 6 चंग 15,600। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास टोटल जनसंख्या आ गई 36,400, इधर टोटल मेल आ गए 15,600, है ना। अब हम क्या करेंगे, मुझे हर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो 18% ऑफ 36,400 निकालूंगा तो मेरे पास टाउन ए की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी, फिर टाउन बी की टोटल पॉपुलेशन आएगी, टाउन सी की टोटल, मतलब आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पास मेल आ गए 15,600, तो मैं 15% निकालूंगा इसका, 18% निकालूंगा इसका, 24% निकालूंगा इसका, और 16, 15, 12, मतलब ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जब तुम्हारे पास टोटल पॉपुलेशन आ गई, मेल आ गए, उनको घटाओगे तो फीमेल आ जाएगी। मतलब मुझे ये पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, मेल प्लस फीमेल कितना, मेल कितना और फीमेल कितना, ये करना पड़ेगा। इसके बिना आप इस क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन भी है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ये देखता हूं कि बच्चे लोग, आप लोग ऐसे क्वेश्चन में छोड़ देते हो कि यार ये टफ क्वेश्चन है, छोड़ देंगे, बट याद रखिए बैंकिंग एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो याद रखो ऐसे क्वेश्चन करने जरूर है। हो सकता है 1 मिनट ज्यादा लग जाए आपको टेबल बनाने में, बट ये इन क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि आप ये मान लो कि अगर 100% बच्चे पेपर कर रहे हैं, उसमें से केवल 2% या 3% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सोचेंगे बाकी इसके अलावा कुछ और कर लें।
आगे भी 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और है, लेकिन अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं टेबल बना देता हूं आप लोगों के लिए। दिस इज द टेबल। इसके ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेबल है, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने टेबल बना के दे दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं टेबल बनाने लग जाऊंगा। आपको बात समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन बिना टेबल के नहीं हो पाएगा। पहला क्वेश्चन, शहर सी और डी में मिलाकर महिला जनसंख्या की संख्या कितनी थी? शहर सी और डी, सी और डी इनको जोड़ना है, आखिरी में 28 आएगा। ये रहा थर्ड ऑप्शन। भाई 2 जीरो इधर, 28 इधर, आखिरी में 28 आएगा। तो हमारी अच्छा, आप ये सोचते होगे कि यार क्वेश्चन के हिसाब से टेबल बनाएंगे तो फायदा नहीं है कुछ, आपको हर बार फिर नई नई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक बार टेबल बना लो, आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओके, शहर ई में महिलाओं की जनसंख्या 2756 और शहर एफ में पुरुष, इनका अंतर पूछ रहा है, मतलब 2756, 1872, 4, 8, 9, 984। अच्छा, अच्छा 884, 884, फोर्थ ऑप्शन। शहर बी और सी में पुरुषों की संख्या का शहर सी और डी में महिलाओं की संख्या से अनुपात। बी और सी में पुरुष, ये जोड़ना पड़ेगा आपको। 8 4 12, 4 1 5, 7 8 15 का 1, 6 5 5 2। और सी और डी में फीमेल, 8 2 12, 7 2 2 8। अब देखो ऑप्शंस के हिसाब से कैसे मैनेज करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आंसर मैच करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 7, केवल एक ऑप्शन में है। करके देख लो इसकी, 4 एकम 4, 4 24, 15, 4 12, 1638। ये रहा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दिए गए शहरों में से किसमें पुरुषों की संख्या सबसे अधिक है? अच्छा भाई, मेरे ख्याल से इसमें दिख रहा है यार, सी में सबसे ज्यादा है, थर्ड ऑप्शन, सी में सबसे ज्यादा है, सी में सबसे ज्यादा है, राइट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बोल रहा है कि दिए गए किस शहर में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर सबसे अधिक है? अब मुझे अंतर देखना पड़ेगा हर एक वैल्यूज का। मुझे सबसे ज्यादा अंतर किसमें ही पूछा है? ओके, सबसे अधिक, देखो यहां पर अप्रोक्सीमेट 2000 है भाई, 3900 या 1800, ये 2000 है। ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है। यहां देखो, यहां पर ये 1900 से कम है, तो मतलब मेरा आंसर हो गया एफ, फिफ्थ ऑप्शन। इसका आंसर हो गया फिफ्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। What approximate percent of the total number of female from all the 6 towns is more than the, अच्छा आपको याद होगा हमने मेल फीमेल टोटल निकाले थे। आपको अगर याद होगा टोटल पॉपुलेशन कितनी आई थी? टोटल पॉपुलेशन कितनी आई थी हमारी? हमारे पास मेल आए थे 15,600, और आपको याद है टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 36,400, ठीक है, 36,400। इनको घटा लो, 0 0, 14 में 6 गया 8, है ना, और 0, 20,800। तो मेल तो हो गए इतने, फीमेल हो गए इतनी। पूछ क्या रहा है? तो मुझसे पूछ रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये मेल से कितना प्रतिशत अधिक है? इनका अंतर ले लो, 200 और 5, 5200 डिवाइडेड बाई किससे पूछ रहा है? पुरुषों से, मतलब 15,600, इससे पूछ रहा है और अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है। ठीक है, मुझसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि फीमेल कितनी ज्यादा है पुरुष से, तो ये मुझे करना है और अप्रोक्सीमेट देखना है। तो मुझे समझ में आता है कि यार ये जो आंसर आएगा ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, तो इट विल बी 1/3। भाई 5 का 3 गुना करोगे, हाँ 3 गुना एग्जैक्ट आ रहा है यार, तो 33.33%। अच्छा, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया इस क्वेश्चन से? आपने ये ऑब्जर्व किया कि यार
ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि टेबल टफ होती है, क्वेश्चन बहुत आसान थे। थोड़ा टाइम तो लगता है, आरआरबी पीओ का पेपर है, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ तो दम होते ही होते हैं। अब आखिरी के कुछ अर्थमेटिक बचा, वो कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए टनल 24 सेकंड एंड अनदर ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द सेम टनल। देखो, पहले स्टेटमेंट से हम टनल की लेंथ निकाल लेंगे। तो 200 मीटर ट्रेन है, लेंथ ऑफ टनल मान लो LT, ठीक है, और ये इसको 24 सेकंड में क्रॉस करते हैं। 24 इंटू 90 इंटू 5/18, ये हो गया 600। लेंथ ऑफ टनल हो गई -200, 400। इतना तेज करना पड़ेगा आप लोगों को, इतना फास्ट होना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करने हैं भाई, कहीं तो आप अपना टाइम बचाओगे ना। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी गति 108 है, उसी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। तो मान लो उस ट्रेन की लेंथ जो सेकंड है वो LB है, और वो टनल को पार करती है 400 की, 108 की स्पीड, 5/18, और कितना टाइम लेती है? 30 सेकंड में पार करती है। तो ये 18 से जाएगा 6 बार, 900। लेंथ ऑफ बी ट्रेन विल बी 500। ये आंसर, थर्ड ऑप्शन। तो आपको इस स्पीड से इस पे काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत तेजी से करने होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट स्पीड इन काम वाटर इज 5 एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज P इफ ट्रेवल यह धारा के विपरीत 6 किलोमीटर चलती है और 2 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल अपने प्रारंभिक बिंदु वापस आती है। देखो, 6 किलोमीटर जाती है, तो जाते वक्त उसकी स्पीड होगी 5 - P, प्लस आते वक्त उसकी स्पीड होगी 5 + P, और कितना टाइम लेती है? 2.5 घंटा, मतलब 5/2। आपको P का मान पूछा हुआ है। देखो, क्या हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखो, 1, 6/4 प्लस 6/6, 1.5 + 1, यस, ये मैच कर गया। आंसर यही हो गया। आप इसमें कुछ मत करो, ऑप्शन रखो, जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन पुटिंग से ये क्वेश्चन बहुत फास्ट हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये पेपर देख के आपको समझ में आएगा कि आरआरबी पीओ में आपको इस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। अब बॉय, एक लड़के ने 5 गेम की सीरीज में 4 गेम खेले और प्रति गेम उसका औसत 40 रन रहा। अपने आखिरी गेम में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका कुल औसत x - 5% बढ़ गया, x का +9 का मान। देखो बच्चा, 40 उसका औसत था 40, तो उसने देखो क्या किया, 4 गेम का औसत वो था 40। अच्छा, सम ऑफ रन कितना हो गया? 160। अच्छा, 5 गेम का औसत, देखो पिछले 4 गेम में उसने बनाए 160 रन, आखिरी में उसने 80 रन बनाए, तो 160 + 80 डिवाइडेड बाई 5, 240/80/5, 5 चौक 20, 48। तो पहले उसका एवरेज था 40, अब हो गया 48। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? वो हुआ, हमें बोला x, 8 बढ़ गया, 40 से देखो 48 हुआ, 8 बढ़ा बटे 40 गुना 100, 20%। तो मतलब x का मान हो गया 20। मुझसे पूछ रहा है x + 9 का मान। अच्छा, x - 5, सॉरी, ये x - 5 है यार। ये जो वैल्यू है ना, ये x - 5 बोल रहा है वो। दिस इज x - 5। तो x - 5 आ गया 20, तो x आ गया 25। और आपसे पूछ रहा, बताओ x + 9 का मान, 25 + 9 34, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब कुछ चीज ऐसी होती है जो कभी कभी बिना पढ़े भी आप कर सकते हो, मतलब जिसको आपने कमांड ना भी किया तो भी कर सकते हो। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं कराता हूं। देखो, ये क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़ा फंसते हो। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक योजना में साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में निवेश में 60% की वृद्धि देखी गई। अगर साधारण ब्याज पर 6 साल में 60% की वृद्धि हो रही है, हम ये जानते हैं कि साधारण ब्याज में हर साल समान इंक्रीमेंट होता है। तो अगर 6 साल में 60%, तो 10% पर एनम का इंक्रीमेंट है, मतलब यही रेट है।
ये जो स्टेटमेंट दिया ना, ये आपको रेट कैलकुलेट करने के बारे में बता रहा है। तो रेट हो गया हमारा 10% का। अब समान दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किए गए 25,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब पता है क्या है, मुझे 10% का 4 साल का इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं 10 का 2 बार 21%, 10 का 2 बार 21%। अब इन दोनों का 2 गुना 21 प्लस 21 का स्क्वायर बटे 100, 42 प्लस 4.41 मतलब 46.41, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा इफेक्टिव रेट होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 25,000 गुना 46.41 अपॉन 100, राइट। अब आपको एक रूल पता होना चाहिए, देखो ये दशमलव हटा दो, आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे 25 से किसी संख्या गुना करना तो मैं इसको 100/4 कर सकता हूं, 4641। अब आपको करना क्या है, 4 से डिवाइड करो और 2 जीरो लगा देना। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 6 24, जीरो। तो 1160 कहां आ रहा है, 1160 एक ही ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया। हम ज्यादा थोड़ी दिमाग लगाएंगे इसमें, हमें तो 25 का गुणा करने का शॉर्टकट पता है ना, हम तो उसी शॉर्टकट पे काम करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन। A sum of money become 8 times in 3 years if the amount is compounded annually. In how much time the same amount at the same compounded will become 16 times? तो देखो इसका शॉर्टकट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। 3 साल में 1 रुपए 8 गुना हो गया, मतलब 8 रुपए बन गए, ठीक है। अब यहां पर लॉजिक क्या कहता है, 1 से 8 बनने के लिए पहले ये 2 गुना होगा, फिर इसका 2 गुना होगा 4, फिर 2 गुना होगा। तो 1 से 8 होने में 3 बार में वो दुगना दुगना हो रहा है, और यहां पे 3 साल है, ये ड्यूरेशन बराबर होने चाहिए, मतलब 1 साल यहां लगेगा, 1 ईयर यहां लगेगा, 1 ईयर यहां लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में दुगना होगा, फिर उसका 4 गुना, फिर 8 गुना, डायरेक्ट 8 गुना नहीं होगा। हमसे पूछ रहा है 16 गुना, तो बच्चा एक बार और ले लो, 8 गुना 2 16 गुना, मतलब 1 साल और, तो 4 साल विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था जो आपका टाइम बचाएगा। अगर आपको शॉर्टकट पता है, मुझे बताइएगा कमेंट में लिखकर कितने बच्चों को ये शॉर्टकट पता था, मुझे बताइए कमेंट में लिखकर कि आप में से कितने बच्चे ये शॉर्टकट जानते थे, राइट। ओके, इन ए क्लास 30% लड़के और 70% लड़के हैं, मान लो 100 बच्चे हैं टोटल, उसमें से बॉयज एंड गर्ल्स, तो 30 लड़कियां हैं और 70 लड़के हैं। अब यहां पे कुछ पास फेल की बात कर रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसमें कि परसेंटेज में दिया, तो आप ये ज्यादा तरीका आसान होता है कि आप 100 मान लो, 100 मान के क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। अच्छा, 40% लड़कियां और 60% लड़के पास हो गए, 40% लड़कियां मतलब 12 लड़कियां पास हो गई, और 60 मतलब 42 लड़के पास हो गए। तो फेल लड़के कितने हुए, 28 लड़के फेल हो गए और 18 लड़कियां फेल हो गई। टोटल फेल कितने हो गए, 46। यही मुझसे पूछ रहा है, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओके। देखो बच्चा एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहा है एक आदमी 1,110 रुपए में 2 किताबें बेचता है, उसे पहली किताब पर 15% की हानि और दूसरी किताब पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली किताब का क्रय मूल्य दूसरी किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो दोनों किताबों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप लोग यहां पे सोच रहे होगे सर हम ऑप्शन से करें, देखो ऑप्शन से कर तो सकते हो बट बहुत सारी वैल्यूज है, बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन है, तो ऐसे ऑप्शन से करने में आपके गलती हो सकती है। हम देखो क्या करेंगे, बुक 1, बुक 2, सीपी, प्रॉफिट लॉस, एसपी, हम इसको करेंगे 100 मेथड से। देखो यहां पर आपको 15% का लॉस हो रहा है, यहां पे 25% का प्रॉफिट, मान लो ये 100 है। अब अगर ये 100 तो वो कह रहा है कि पहली किताब का क्रय मूल्य दूसरी किताब के विक्रय मूल्य के बराबर, ये 100 हो गया। अब यहां पर लॉस हो रहा है 85, 15%, तो ये 100 की चीज 85 की बिकेगी। यहां पे 25% प्रॉफिट है, मतलब हम कह सकते हैं 100/5/4 मतलब 80 रुपया। अब मेरे पास 100 में सारा क्वेश्चन बन गया। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो ये 85 ये 100, इन दोनों का सम 185 का मान है 110, इसका मतलब एक यूनिट का मान हो जाएगा 6। अब अगर एक यूनिट का मान 6 हो गया तो पहली होगी 600 की, दूसरी होगी 480 की। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, क्रय मूल्य हो गया, 6 से गुणा कर दिया, 647 सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, राइट।
तो आपने देखा कि यार 40 क्वेश्चंस कराने में मुझे लगे करीब करीब 1 आवर अप्रोक्सीमेट लग गए। अगर आप इसको आराम से करते हो, इस पेपर में 30 प्लस क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एक अच्छा बच्चा इस पेपर में 30 प्लस क्वेश्चन कर सकता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी पीओ का कट ऑफ में 30 इज अ गुड स्कोर। ये पेपर में क्वेश्चन में 20 मिनट में आप 30 प्लस क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। प्रैक्टिस करते रहो, जो आपकी कमियां हैं उनको सुधारो और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको इस क्लास से कितने क्वेश्चंस में फायदा हुआ, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। भाई मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए, शायद आप पूरे टाइम में उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाए होंगे। आप मुझे बताइएगा कि ईमानदारी से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास में। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।